नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। किसानों पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। कृषि संशोधन बिल को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। कृषि कानून को लेकर सत्र बुलाएंगे। नए कानून से पूंजीपतियों को फायदा है। जरूरत हुई तो नया कानून बताएंगे। कानूनी सलाह लेकर कोर्ट भी जाएंगे। बयान पर बृजमोहन अग्रवाल ने भी कटाक्ष किया है। कांग्रेस की जमीन खिसक रही है। किसानों की बेहतरी नहीं चाहती है कांग्रेस। सरकार को सत्र बुलाने का अधिकार। कानून से किसानों की हालत बदलेगी, ये उनका कहना है। छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ के किसानों के साथ है, यहाँ के गरीबों के साथ है, यहाँ के मजदूरों के साथ है। इसलिए केंद्र के जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों के छत्तीसगढ़ में लागू होने के कारण अगर लोग प्रभावित होते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार आवश्यक समझेगी। हम किसानों का धान खरीदी जारी रखेंगे। उसके लिए हमको नया कानून बनाना पड़ेगा तो हम बनाएंगे। हम गरीबों को 1 रुपया किलो चावल देना जारी रखेंगे। उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा तो हम बनाएंगे। किसानों के हित में काम करने वाली सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं, परंतु अगर आप देखेंगे तो देश भर में किसान इस बात को समझ रहा है कि मोदी जी उनके हित में काम कर रहे हैं। इसलिए बहुत कम संख्या में किसान सड़कों पर उतरे हैं। खाली ये राजनीतिक विरोध है, ये किसानों का विरोध नहीं है। हाल ही में कानून बने कृषि बिल पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ किसान महासंघ ने राजधानी रायपुर में एक बैठक की, जिसमें केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई है। जिसके मुताबिक किसान संगठन 2 अक्टूबर को उपवास रखेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक गांव में किसान बैठका करेंगे। 14 अक्टूबर को सांसदों का घेराव करेंगे। किसानों का यह आंदोलन लगातार 14 अक्टूबर के बाद भी चलने वाला है। वहीं 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। मूल्य में धान खरीदी हो, इसके लिए कानून बनाना होगा। गीता भैया आगे देखो, बोला हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कृषि विरोधी। देखिए, पूरे देश में इस किसान काला कानून को लेकर बहुत देश भर के किसान और तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठन आंदोलित हैं, क्योंकि यह जो काला कानून है, अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से किसानों की आजीविका को खत्म करने का कानून दिखाई देता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में अब तक किसानों से खरीदी सरकार करती रही है, लेकिन वो कह रही है कि अब बाज़ार में किसान चले जाएं और जितने भी बिचौलिए आने वाले हैं, जो बड़े बिचौलिए, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। इसका मतलब ये है कि अब बाज़ार तय करेगा फसल की कीमत को। पिछले 25 तारीख को इस देश में जो किसानों के खिलाफ जो काला कानून बनाया गया है, 1.5 करोड़ किसानों ने सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर से आंदोलन में हिस्सेदारी किया है और किसान संघर्ष समन्वय समिति ने ये फैसला किया है कि जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, हमारा विरोध जो है, किसानों का प्रतिरोध जारी रखा जाएगा और अगले 2 माह तक एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का समापन 26-27 नवंबर को 2 दिनों में दिल्ली को घेर कर रखने की योजना बनाई जा रही। पूरे देश के किसान इस सरकार के खिलाफ पहुंचेंगे। मोदी सरकार ने 3 किसान विरोधी काले कानून पारित किए हैं और इन काले कानूनों के कारण आज किसान खतरे में है, किसानी खतरे में है, किसान की जमीन खतरे में है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मनमाना खरीद की छूट देकर बड़ी कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी बनने की छूट मोदी सरकार ने दे दी है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, किसानों के मसले को लेकर अब आर पार की लड़ाई छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। क्या हश्र इसका होगा और क्या असर इसका नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए, हश्र क्या होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा दीपेश, लेकिन इतना फिलहाल तो तय है कि इस मसले को लेके राजनीति चरम पे है। सड़क से लेके अब सदन तक में इसको लेके हंगामे होने की तैयारी की जा रही है। मसलन ये कि राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है, जिसमें नए कानून को लेकर चर्चा की जाएगी और संभवतः जो कार्यसूची बनेगी उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इतना तय है कि न केवल कांग्रेस, कल हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के पीसीसी चीफ से लेकर तमाम मंत्री से लेकर विधायक सांसदों ने
सड़क पे पैदल मार्च किया, राजीव भवन से वो राजभवन तक पहुंचे, राजभवन के बाहर धरने पे बैठ गए, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और उसके बाद आज किसान के जो संगठन है, विभिन्न जो संगठन है, वो भी लामबंद हो गए। उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर को उपवास और उसके बाद 14 अक्टूबर तक लगातार आंदोलन और दिल्ली में भी घेराव करने की रणनीति किसानों ने तैयार की है। मतलब ये कि कृषि प्रधान राज्य हो या कृषि प्रधान देश हो, जिस देश की अर्थव्यवस्था सड़कों पे उतरा है, किसान को लेके राजनीतिक दल सड़कों पे तो समझा जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है। लेकिन सवाल वही कि आने वाले समय में इसका हश्र क्या होगा और इससे किसानों को कितना लाभ मिलेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो राज्य और केंद्र सरकार जो आमने सामने की मूड में दिखाई पड़ रही है, तो राज्य सरकार किन किन कानूनों को लेके संशोधन करेगी, क्या नए कानून बनाएगी, तमाम चीज भविष्य के गर्त में तो छुपा है। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल किसानों के नाम पे राजनीति जम के हो रही है। बिल्कुल, राजनीति जमकर हो रही है और इसको लेकर क्या बीजेपी की भी कोई स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि आखिर ये बिल किसानों के, ये कानून किसानों के हित में किस तरह से काम करने वाला है, क्या इसकी तैयारी बीजेपी कर रखी है, ये भी अब देखने वाली बात को। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया देश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बाबरी मस्जिद केस में लखनऊ की विशेष अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि बाबरी मस्जिद गिराने में इन लोगों की कोई भूमिका नहीं थी और कोई भूमिका होने का सबूत भी नहीं मिला है। कोर्ट ने यह भी माना कि इन लोगों ने भीड़ को रोकने की भरपूर कोशिश की है। कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गलियारे से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि कोर्ट का फैसला तंत्र की नाकामी है, तंत्र की विफलता की वजह से कोर्ट से यह फैसला आया है। वहीं बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया है। कोर्ट के लिए क्या कह सकते हैं, सबसे विवेकपूर्ण संस्था है। उनको अगर कोई सबूत नहीं मिले, कोर्ट की प्रक्रिया क्या होती है कि हमको सबूत नहीं मिले तो आपने किसी की जान ले ली, लेकिन सबूत नहीं मिले तो आप दोष मुक्त हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया, जान गई तो किसी ने तो मारा, तो तंत्र विफल हो गया किसने गड़बड़ी की थी उसको पकड़ने में। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो केवल मेरे को ये बताता है ऐसे परिस्थितियों में कि हमारा तंत्र पकड़ नहीं पाया। देश दुनिया ने देखा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसको तोड़ दिया गया और आप पता ही नहीं कर पाए, आपका तंत्र पता ही नहीं कर पाया कि कौन दोषी है। साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, उसकी कहीं न कहीं कमी रह गई। माननीय न्यायालय ने इस बात को जरूर माना है कि जो विध्वंस हुआ वो नियोजित था, लेकिन उन्होंने कहा है कि कहीं ये स्पष्ट साबित नहीं होता कि इन लोगों के कारण, जिन 32 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उनके कारण विध्वंस हुआ, इसलिए सबको दोष मुक्त किया गया है। मैं ऐसा समझता हूं कि लंबा पीरियड 28 साल बहुत ज्यादा होता है, साक्ष्य अपने आप मिट जाते हैं। और दूसरा ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा राम जन्मभूमि विवाद में जो फैसला दे दिया गया था, उसके बाद ही लगने लगा था कि जब एक बार देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया और उसके राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आ गया था, तो लगने लगा था कि उसके बाद कोई भी कोर्ट इस तरीके से निर्णय देगी, ऐसा हम लोगों को उम्मीद ही थी। और सबसे पहले जय जय श्री राम। और ये फैसला पूरे देश की जनता को सुकून देने वाला है, सबको खुशी देने वाला है, आनंद देने वाला है। और हम कहते हैं कि होई वही सो राम रखी राखा। प्रभु राम की इच्छा के अनुरूप ये फैसला आया है कि प्रभु राम के मंदिर को बनाने के लिए प्रभु राम ने पहले मंदिर बनाने का फैसला करवा लिया और उसके बाद में मंदिर बनाने के लिए प्रयास करने वालों को भी न्याय देने का फैसला करवाया। आज ऐतिहासिक फैसला आया और ये ऐतिहासिक फैसला अयोध्या के मामले में जो लगातार मामले चल रहे थे 28 साल से, उसका अंतिम फैसला आज न्यायालय ने सुनाया। और इस फैसले के अंदर स्पष्ट किया गया कि जो 32 वरिष्ठ नेता थे, माननीय अडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी,
साध्वी रिगम्बरा जी और बाकी लोग जो उस समय मंच में मौजूद थे, उन्होंने कोई उकसावे की बात नहीं की, उन्होंने कोई उस स्ट्रक्चर को तोड़ने की बात नहीं की। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जिसमें वो स्ट्रक्चर टूट गया। बाबरी मस्जिद ढांचा विध्वंस के प्रत्यक्षदर्शी रहे श्याम बैस ने सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर खुशी जताई है और उस वक्त की घटना के बारे में कुछ स्मरण भी सुनाए। वहाँ रामधुन की संख्या तो हर प्रदेश के लोगों को रामधुन करने के लिए बोल दिया गया था। विशेष आयोजन में जो लोग कर रहे थे वही कर रहे थे, क्योंकि हर एक की जवाबदारी नहीं थी। हमको दूसरे के किसी की जवाबदारी उनको हस्तक्षेप भी नहीं करना था। हमको एक ही काम जो दिया गया उसी के ऊपर में हर एक अपने अपने कामों के ऊपर दायित्व का ये था। उसमें सभी लोग रामधुन करते, पूरे मैदान सड़कों में बैठे थे और मेरे ख्याल से लाखों लोग थे वहां जो वहां पे मतलब रामधुन गाते हुए बैठे थे। और उस घटना के बाद फिर क्या है कि कपड़े लाए गए गुलाबी रंग के, उस कपड़े का मंदिर के ऊपर में मतलब एक छाया गया और छा करके फिर से मूर्तियों को वापस रखा गया। फिर झालर घंटी और पूजा पाठ के साथ आरती हुई। आरती होते होते में वहां सवेरा होने लग गया था और जैसे ही सवेरा होने लगा आरती शुरू हुई, उसके बाद से सेना का पदार्पण अंदर हुआ और उसमें सब लोगों को भगाना शुरू कर दिया। तो सब लोगों को स्थान खाली करने के लिए कहा गया, हम लोग भी निकल के आ गए। मरवाही समेत कई ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में बदलने को लेकर राजभवन सख्त हो चुका है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इन ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में बदले जाने की प्रक्रिया को तुरंत रोकने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की बात भी कही है। गौरतलब है कि मरवाही, अंकार, डोंडी, प्रेमनगर, नरहरपुर और बड़े बचेली ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाया गया है, जिसको लेकर मंगलवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की और 7 दिनों के भीतर मामले की रिपोर्ट मांगी है। राजभवन ने कहा कि आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए इन तमाम ग्राम पंचायतों में 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू किया जाए। इस मामले में राज्यपाल अनुसुईया उइके सीएम भूपेश बघेल से भी बात करेंगी। ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाना, नगर पंचायत को नगर पालिका बनाना और नगर पालिका को नगर निगम बनाना एक सतत प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने गौरेला, मरवाही, पेंड्रा के जनता की मांगों को मानते हुए गौरेला और पेंड्रा को नगर पंचायत का दर्जा दिए हैं और अन्य क्षेत्रों को भी वहाँ नगर पंचायत बनाया गया है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार का स्पष्ट मंशा है कि क्षेत्र की जनता को मूलभूत की सुविधाएं मिले, बुनियादी उनकी जरूरतें को पूरा हो और विकास को गति मिले। और जब भी बदलाव किए जाते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है वहाँ पे किसी प्रकार के किसी का भी कानूनी अधिकार, उनके अधिकारों का हनन ना हो। और गौरेला पेंड्रा की नगर पंचायत का दर्जा देकर सरकार ने वहाँ के विकास को गति देने काम किया है। निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। प्रदेश में अराजकता का माहौल है, कहीं रेत माफिया, शराब माफिया, पत्रकारों की पिटाई और अब तो हद है जब आदिवासी भाइयों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। 5वीं अनुसूची में गौरेला, पेंड्रा आते हैं और वहां बिना ग्राम सभा की अनुमति के उसे नगर पंचायत बनाया जा रहा है। ये खाली चुनावी हथकंडा है, चुनावी लाभ लेने की कोशिश है, ये आदिवासियों के हित के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की जंबो कार्यकारिणी की घोषणा के बाद नाराजगी देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अब इसका मतलब तो उपासने ही समझ सकते हैं या समझा सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कार्यकारिणी के घोषणा के बाद उसमें उन्हें जगह नहीं मिलने पर उन्होंने अपनी नाराजगी इन शब्दों में जाहिर की है। आपको बता दें, नई टीम का गठन हुआ है और नई टीम में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री बनाए गए हैं। नई टीम में 8 मंत्री भी बनाए गए हैं जिनमें उपासने को जगह नहीं मिल सकी। दुर्ग, महासमुंद, धमतरी कल से अनलॉक होने जा रहे हैं। सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। होम डिलीवरी रात 10 बजे तक हो सकेगी। परिवहन सेवाओं को बहाल किया गया है। कलेक्टर का आदेश जारी हो चुका है। सुबह 5 बजे से अब ये आदेश प्रभावी होगा। धार्मिक स्थल नियम के मुताबिक खोले जाएंगे। धमतरी जिले में कल से लॉकडाउन हट जाएगा। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई होगी। संक्रमित परिवार के व्यक्ति दुकान नहीं खोल सकेंगे। प्रशासन ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलमपेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, 24 की चकल्लास। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 300। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजधानी में कोतवाली पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 17 ग्राम स्मैक जब्त की है, जिसकी कीमत 1,70,000 रुपये बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी श्रेयांश और विकास बताए जा रहे हैं, जो रायपुर के ही रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस ने 17 ग्राम कोकीन बरामद किया है। आरोपी महाराष्ट्र से कोकीन लाकर राजधानी में खपा रखे थे। फोन पर ग्राहकों से डील करते थे, उसके बाद घूम घूम कर कोकीन सप्लाई किया करते थे। कोतवाली पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है। सरगुजा में 15 वर्षीय किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक 3 सितंबर की शाम करीब 7 बजे ग्राम चांदो के सड़क किनारे 15 वर्षीय किशोरी अचेत अवस्था में मिली थी, जिसे ग्रामीणों और परिजनों के द्वारा लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया। लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रायपुर रेफर किया गया, जहां 8 दिन के बाद पीड़िता को होश आया, जिसके बाद उसने पुलिस को बयान दिया, जिसके मुताबिक उसी के गांव की ही एक महिला पीड़िता को बहला फुसलाकर ललित राजवाड़े के साथ ले गई और उसे आरोपी ललित के साथ छोड़कर चली गई, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। डॉक्टर साहब द्वारा प्राथमिक उपचार कर उसको अच्छे इलाज हेतु रेफर किए थे, जिसका इलाज रायपुर में हुआ। वो कुछ दिन बेहोश थी। होश आने बाद वो बताई कि गांव का एक लड़का ललित राजवाड़े जो उसके साथ गलत किया था, और इसमें गांव की एक महिला भी सहयोग की थी। प्राथिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना दौरान आरोपी ललित राजवाड़े एवं महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।
आगे बढ़ते हैं खबर कोरबा से। 2 दिन पहले लॉकडाउन खत्म होगा। कल 1 अक्टूबर सुबह से लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर किरण कौशल ने ये निर्देश जारी किए हैं। थूकने और मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बलौदाबाजार जिले के कसडोल पहुंचे, जहां गिरौदपुरी धाम पर मत्था टेका। इसके बाद विलायगढ़ विधायक चंद्रदेव राय के पितृ शोक में शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कांकेर में पत्रकार की पिटाई के मामले में कहा कि जिस कांग्रेस कार्यकर्ता पर पिटाई का आरोप लगा है उसको पार्टी से निकाल दिया गया है। तुलसीदास बाबा जी के धाम गिरौदपुरी में दर्शन के साथ साथ हमारे भिलाईगढ़ के विधायक आदरणीय हमारे चंद्रदेव राय जी के पिताजी नहीं रहे, उनके मृत आत्मा को हम लोग श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। उसके साथ साथ कुरूद के पूर्व विधायक डॉक्टर साहू जी भी नहीं रहे, उनका भी आज क्रियाक्रम है। तो हम लोग 3-4 कार्यक्रम लेकर आज हम लोग इस जिले के प्रवास में रहे और अभी सभी साथियों से मुलाकात भी हुई। भोपाल में एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला है, जब 2 मजदूर क्रेन लिफ्ट में घंटों तक फंसे रहे। मजदूर क्रेन लिफ्ट में करीब 5 घंटे तक आसमान में टंगे रहे, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया था। 5 घंटे बाद बिजली आई, तब जाकर मजदूरों को सुरक्षित उतारा जा सका। तस्वीर भोपाल की हबीबगंज स्टेशन के पास की है, जहां एक ऊंची बिल्डिंग बनाई जा रही है और वहां ये मजदूर घंटों फंसे रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।